हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। दिस इज अनुज और आप देख रहे हो लेमन लो। तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जैसे कि CUET PG LLM जो आपका पेपर था वो पिछले साल का 2022 का, वो मैंने डिस्कस कर दिया था। हाफ डिस्कस एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। बाकी के क्वेश्चन थे तो वो भी मैंने सोचा कि डिस्कस कर देता हूँ। तो वही डिस्कस करने के लिए हूँ। तो जो स्टूडेंट्स LLM जो DU LLM या BHU LLM या बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो CUET के तहत जो LLM की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखोगे तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा। बाकी अगर नहीं देखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत इसलिए नहीं है ना क्योंकि आपको पेपर पैटर्न का पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब इस बार का अगर आप सिलेबस उठा के देखे होगे LLM का तो आपको उसमें देखा वो 15 पेज का सिलेबस है। वो जैसे में 32 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मतलब पूरा LLB कवर कर रखा है उसमें। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाएगी, इस क्वेश्चन से आपको ये बेनिफिट मिलेगी। जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या पूछा जा रहा है, बस दैट्स इट। तो अगर आप LLM की तैयारी कर रहे हो तो ही आपको इस वीडियो को आगे देखने का पर्पज़ है, नहीं तो यहीं पे वीडियो स्टॉप करिए और बाकी जो भी आपको सोर्स वगैरह देखना है वो देखिए, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 55 तक मैंने करवा दिया था। बाकी क्वेश्चन भी हम अब स्टार्ट करते हैं इस पेपर के 56 से स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स DU LLM की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनका, क्योंकि पिछली बार DU इंक्लूड नहीं था लेकिन इस बार DU इंक्लूड है, तो इस बार पेपर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आपका एक एक क्वेश्चन बड़ा मैटर करेगा। तो भाई साहब जो ये चीज़ ध्यान देना, ये CUET का जो पेपर है सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रखा है। मैंने इस पेपर का डिटेल एनालिसिस किया है काफ़ी कि कहाँ से क्या क्या पूछा जा रहा है, और वो ये निकल के आया है कि क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा गया है। मतलब हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाए गए हैं इसमें, ITX से लेके कॉन्ट्रैक्ट से लेके सारा, मतलब जितना भी मेजर माइनर था वो सारा कवर कर रखा है इसमें। तो यही है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बाकी आपका लक है, वो भी डिपेंड करता है पेपर पे कि कैसा क्या जाता है। और 25 क्वेश्चन है वो आप वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी रोल प्ले करेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे क्योंकि 25 क्वेश्चन है वो सिंपल पूछे जाएंगे। अगर आपने उसमें गलत कर दिया तो फिर तो यार फिर तो क्या ही कहा जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 55 क्वेश्चन है आपका, निकालिए। 55 क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन बैंक ID 30 आपकी। क्वेश्चन बैंक ID 30 मतलब है जो LLM का जो क्वेश्चन है, LLM के जो 75 क्वेश्चन है, आपके लो के जो 75 क्वेश्चन है उसके जो आपका 30वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी 55 में आपका 25 आपके GK के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। तो 30वां क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है लो का हमारा, वो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वेयर द लेजिस्लेशन इज कंप्लीट, जहाँ पे आपका लेजिस्लेशन कंप्लीट है इन इटसेल्फ, खुद में, जहाँ कानून अपने आप में पूरा है, बट इट्स ऑपरेशन डिपेंड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन, लेकिन उसका जो ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन के ऊपर। द पावर टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द सेड कंडीशन हैव बीन फुलफिल्ड हैज बीन डेलीगेटेड, दिस टाइप ऑफ लेजिस्लेशन इज कॉल्ड। देखो जहाँ कानून अपने आप में पूरा है लेकिन उसका प्रवर्तन किन शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करता है और यह निर्धारित करने की शक्ति की क्या उन शर्तों को पूरा किया गया है या नहीं को प्रत्यायोजित किया गया है, इस प्रकार के विधान को कहा जाता है। देखिए वेयर द लेजिस्लेशन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, जहाँ पे कानून अपने आप में पूरा है लेकिन उसका जो ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, एंड द पावर टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द सेड कंडीशन हैव बीन फुलफिल्ड हैज बीन डेलीगेटेड। और जो पावर है डिटरमाइन करने की कि वो जो शेड कंडीशन है वो फुलफिल्ड की गई है नहीं की गई, वो डेलीगेटेड किया गया है, हैज बीन डेलीगेटेड। इस टाइप के लेजिस्लेशन को क्या कहा जाता है? आंसर आपके पास 4 दे रखे हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, कंडीशनल लेजिस्लेशन है, एक्सेप्शनल लेजिस्लेशन है और सब लेजिस्लेशन है। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंडीशनल लेजिस्लेशन, आंसर हो जाएगा आपका B। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एडमिन लॉ से, तो एडमिन लॉ से ये क्वेश्चन आया आपका। अब आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। हाँ एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो मैंने पहले पिछले वीडियो में बता दी थी कि ये जो क्वेश्चन है ना इसके ऊपर ध्यान मत देना। ये मैंने ये स्टूडेंट्स का पेपर लिया था तो ये गलत है, गलत सही कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इसके पर ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना। 56 आपका क्या कह रहा है? 56 कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट फर्स्ट है एक स्टेटमेंट सेकंड है, उसमें आपको दोनों का रीड करना है, फिर आपको उनका कंक्लूजन देना है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कर रहा है कि टू एस्टैब्लिश द टोर्ट ऑफ नेग्लिजेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए जो प्लेंटिफ है वो हैज़ टू एस्टैब्लिश, वो एस्टैब्लिश करेगा
दैट द डिफेंडेंट और द प्लेंटिफ एन एक्सेप्शनल ड्यूटी ऑफ केयर। जो डिफेंडेंट है, जो प्रतिवादी है, वो वादी की केयर के लिए एक एक्सेप्शनल ड्यूटी केयर जो एक्सेप्शनल ड्यूटी है, जो असाधारण कर्तव्य है वो रखता है। तो ये स्टेटमेंट मेरे को यहीं पर हिंदी में पढ़ते हैं इसको। लापरवाही के कर्तव्य को स्थापित करने के लिए वादी को यह स्थापित करना होगा कि प्रतिवादी का वादी के यथेच्छ के लिए, जो प्रतिवादी है ना, उसका प्रतिवादी का वादी के यथेच्छ के लिए एक असाधारण कर्तव्य है। तो ये कहाँ पे लिखा है टोटल, बताइए मेरा। तो ये गलत स्टेटमेंट है आपका कि अगर टोट ऑफ नेग्लिजेंस को आप एस्टेब्लिश करना है तो प्लेंटिफ हैज टू एस्टेब्लिश, वो एस्टेब्लिश करेगा कि द डिफेंडेंट और द प्लेंटिफ एन एक्सेप्शनल ड्यूटी ऑफ केयर, कि प्रतिवादी का वादी के यथेच्छ के लिए एक असाधारण कर्तव्य है। तो स्टेटमेंट आपका होगा फर्स्ट गलत। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि द प्लेंटिफ टू क्लेम ऑफ टोट ऑफ नेग्लिजेंस, जो आपका अब ठीक है, टोट ऑफ नेग्लिजेंस है, मस्ट आल्सो एस्टेब्लिश दैट द डिफेंडेंट ब्रीच द ड्यूटी। अगर जो प्लेंटिफ है वो क्लेम कर रहा है टोट ऑफ नेग्लिजेंस, क्लेम कर रहा है टोट ऑफ नेग्लिजेंस को, मस्ट आल्सो एस्टेब्लिश, वो एस्टेब्लिश करेगा दैट द डिफेंडेंट ब्रीच द ड्यूटी, की डिफेंडेंट ने ड्यूटी ब्रीच की है। लापरवाही के कर्तव्य के दावे के लिए वादी को यह भी स्थापित करना होगा कि प्रतिवादी ने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है, कि लापरवाही के कर्तव्य के दावे के लिए, ठीक है। द प्लेंटिफ टू क्लेम ए टोट ऑफ नेग्लिजेंस मस्ट आल्सो एस्टेब्लिश दैट द डिफेंडेंट ब्रीच द ड्यूटी, कि डिफेंडेंट ने ड्यूटी ब्रीच की है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। ऑप्शन देखिए इनमें से, ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये भी गलत है, ये सही है आपका, कि स्टेटमेंट फर्स्ट वन आपका फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू है आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन आपका 31, जो क्वेश्चन बैंक आईडी है आपका 31, उसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा है जो विल नॉट अमाउंट, वो अमाउंट नहीं करेगा टू प्राइवेट न्यूसेंस, वो निम्नलिखित में से कौन निजी उत्पाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, मतलब प्राइवेट न्यूसेंस नहीं होगा, वो विल नॉट अमाउंट टू प्राइवेट न्यूसेंस अमाउंट नहीं करेगा या निजी उत्पाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो चार है इसमें, चार दिए गए हैं। क्या करा है, एक कह रहा है कि एनक्रोचमेंट, बी है आपका ईजमेंट्री राइट्स, और सी है डायरेक्ट फिजिकल इंजरी टू द लैंड, अगर आप लैंड को डायरेक्ट फिजिकल इंजरी करते हो तो, और डी है इंटरफेरेंस विद द क्विट एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, भूमि के शांतिपूर्ण आनंद में अगर आप हस्तक्षेप करते हो तो प्राइवेट न्यूसेंस में कौन सा आपको अमाउंट नहीं करेगा। तो देखो ईजमेंट्री राइट्स, ये आपका प्राइवेट विल नॉट अमाउंट टू प्राइवेट न्यूसेंस, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई एनक्रोचमेंट वो भी आपका प्राइवेट न्यूसेंस हो जाएगा, डायरेक्ट फिजिकल इंजरी कर रहे हो लैंड को, प्राइवेट न्यूसेंस, इंटरफेरेंस विद द क्विट एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, प्राइवेट न्यूसेंस, लेकिन विल नॉट अमाउंट टू प्राइवेट न्यूसेंस ईजमेंट्री राइट्स। ईजमेंट्री राइट तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं, जो भूमि के साथ जो आपको मिलते हैं, कोई भी लैंड खरीदते हो तो उसके साथ आपको ईजमेंट्री राइट्स होते हैं, उसका रास्ता होगा, राइट टू वे हो गया। तो वो होता है एक आपकी दो तरीके के लैंड होते हैं, तो आपकी सब मतलब एक सहायक होती है, उसके साथ एक जो मूल लैंड हो गई आपकी, तो राइट टू वे हो गया, ये ईजमेंट्री राइट होता है अगर आप कोई लैंड लेते हो तो, ठीक है। थोड़ी मेरी जुकाम लग रही है, थोड़ा एडजस्ट करना, बाकी तो मैं कर दूंगा। देखो अब अगला देखते हैं 33 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा, 33 क्या कह रहा कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हम, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर, वही है असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया। असर्शन क्या कह रहा है कि ए फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट इज नो लीबल, लीबर और सिलेंडर हमने टोट में पढ़ा है, तो आपको क्वेश्चन देखते याद आ जाना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि आपने LLB कर चुके हो आप, है ना, 6 सेमेस्टर आपने पास किया है। तो ए फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट इज नो लीबल, अगर आप कोई फेयर, आपका एक निष्पक्ष और वास्तविक टिप्पणी है, वो अपमानजनक लेख नहीं है, हिंदी में इसको ऐसा बोलता है कि फेयर एंड बोनाफाइड जो कमेंट होगा वो आपका लीबल नहीं कहलाता है। और डिफेंस ऑफ फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट मे बी क्लेम्ड ओनली, वो क्लेम किया जा सकता है केवल तभी इफ द सैड कमेंट इज मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। देखो जो डिफेंस ऑफ फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट है वो तभी क्लेम किया जा सकता है अगर वो जो सैड कमेंट है वो इज मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया जाता है तो। जो डिफेंस ऑफ फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट मे बी क्लेम्ड ओनली इफ द सैड कमेंट इज मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो
ये कह रहा है कि देखो निष्पक्ष और प्रमाणिक टिप्पणी की रक्षा का दावा तभी किया जा सकता है जब उक्त टिप्पणी सार्वजनिक हित में की गई हो। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में की जा रहा है ना, तो जो फेयर और बोनाफाइड कमेंट का डिफेंस होगा वो क्लेम किया जा सकता है, तभी किया जा सकता है अगर वो जो कथित टिप्पणी आपने की है, जो सैड कमेंट है आपका, वो पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है। बहुत सही, दोनों आपका बिल्कुल सही है। और ये हो गया आपका, ये देखो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर हो जाएगा ए आपका। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं और जो रीजन है ना वो असर्शन का अब बिल्कुल एक सही मतलब वो करता है, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए की देता है आर। तो इस तरीके से आपका 33 हो गया। आप चलते हैं 34 की तरफ। कंपटीशन एक्ट रिप्लेस्ड विच लेजिस्लेशन। तो कंपटीशन एक्ट है 2002 वो रिप्लेस करता है किस लेजिस्लेशन को रिप्लेस करता है? 4 ऑप्शन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मोनोपोलीज एक्ट 1984, कंपटीशन एक्ट 1984 और मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। जो आपका कंपटीशन एक्ट है 2002 का वो रिप्लेस करता है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को रिप्लेस करता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी आपका। क्वेश्चन 34 हो गया। अब आगे चलते हैं 35 की तरफ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एंड असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एंड रीजन आर। एक वही है, असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी पूछे गए इस पेपर में, असर्शन और रीजन देके आपको वही है। इन क्वेश्चनों में क्या होता है ना कि आपको थोड़ा एक दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा, और स्टेटमेंट रीड करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम होता है। बाकी तो है, देखो असर्शन ए क्या कर रहा है, ए स्टूडेंट पी रिक्वेस्ट करता है ए स्टूडेंट पी है वो रिक्वेस्ट करता है एग्जामिनिंग बॉडी कि टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट क्यू की डिटेल मांग रहा है वो फॉर द अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अंडर ए RTI एप्लीकेशन, एक RTI एप्लीकेशन। तो ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया? RTI से, ठीक है। एक स्टूडेंट पी है वो रिक्वेस्ट करता है एग्जामिनिंग बॉडी से कि वो डिटेल प्रोवाइड करे कैंडिडेट क्यू की फॉर द अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम, जो आने वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए अंडर ए RTI एक्ट। अब वो रिक्वेस्ट क्या कर दी जाती है? रिजेक्ट कर दी जाती है। किसके द्वारा? PIO के द्वारा, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है उसके द्वारा, ऑफ द एग्जामिनिंग बॉडी। जो एग्जामिनिंग बॉडी है उसके पब्लिक जो PIO है उसके द्वारा वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है। रीजन दे रखा है, रीजन सुनिए। रीजन कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सूचना जो रिलेटेड है आपकी व्यक्तिगत सूचना से, ऑफ ए पर्सन, व्यक्तिगत सूचना पर्सन की, एंड द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो पब्लिक इंटरेस्ट, और जिसका डिस्क्लोजर किया जाना कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं रखता है। नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड एज पर सेक्शन 81J ऑफ द RTI एक्ट। डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट बी डिस्क्लोज एज पर सेक्शन 81J ऑफ द RTI एक्ट। उसको मतलब उस जो सूचना को जिसको डिस्क्लोजर ऑफ किया पब्लिक इंटरेस्ट में, उसका कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसको डिस्क्लोज किया जाएगा तो उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है एज पर सेक्शन 81J ऑफ द RTI एक्ट। आंसर दोनों बिल्कुल मेरे को सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आंसर हो जाएगा ए आपका। 35 में आंसर हो जाएगा ए। अब इसका देखो, इसका करंटली एक आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं। अभी मोदी जी की एक केजरीवाल हमारे जो दिल्ली के वो हैं CM, उन्होंने ना एक वो लगाई थी कि मोदी जी की डिग्री दीजिए हमें। तो गुजरात यूनिवर्सिटी में वो लगाई थी RTI की, मोदी जी से डिग्री दी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम मोदी जी को कोई डिग्री नहीं देंगे, हम दिखा नहीं सकते, पब्लिक डोमेन में नहीं दे सकते क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो बाकी वही है, केस उसमें चल रहा है। तो वो आप उसमें आप किसी व्यक्ति की पर्सनल जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते जब तक कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो। लेकिन अगर मानो कि कोई टीचर की हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अगर हम टीचर की हमें क्वालिफिकेशन जाननी हो कि कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो उस केस में आप ले सकते हो, उसमें केस में आपको मना नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के पर्सनल पूछ रहे हो, कोई पब्लिक इंटरेस्ट है नहीं उस चीज़ का, तो क्या मतलब है फिर। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन हमारा 36 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लेजिस्लेशन टू टैकल वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम्स को टैकल करने के लिए जो यहाँ पे लेजिस्लेशन दिए गए हैं उनका एग्जांपल नहीं है। मतलब सीधी बात है कि कौन सा लेजिस्लेशन है जो वाइट कॉलर क्राइम्स है उनको टैकल नहीं करता है।
तो वो देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सफ़ेदपोश अपराधों से निपटने के लिए कानून का उदाहरण नहीं है। तो WCC से पूछा गया क्वेश्चन है भाई, व्हाइट कॉलर क्राइम जो DU में आपका पेपर है उसमें क्वेश्चन उसका जो आपका अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया होगा WCC तो वहीं से क्वेश्चन आया है। तो वही है, इसमें देखो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और मोटर व्हीकल एक्ट। आंसर हो जाएगा मोटर व्हीकल एक्ट। ये इसका कोई मतलब ही नहीं है इससे, मोटर व्हीकल एक्ट का। तो ये जो लेजिस्लेशन है वो व्हाइट कॉलर जो आपके व्हाइट कॉलर क्राइम्स है उनको टैकल नहीं करता है। आंसर हो जाएगा डी, आपका 36 में आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, वो मैच करना है, ये TPS का सवाल है आपका, ठीक है। अगर आपने TP अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको आंसर दे दोगे उसमें, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए कंडीशनल ट्रांसफ़र, बताइए भाई सेक्शन कौन सा है कंडीशनल ट्रांसफ़र का? कंडीशनल ट्रांसफ़र का जो आपका सेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 35। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, ये तो बहुत अच्छी डॉक्ट्राइन है। 35 नहीं, ये 24 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो सी में हो जाएगा थर्ड, सी में थर्ड देखो ये रहा, यही आंसर हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा बाकी बता देता हूँ मैं। कंडीशनल ट्रांसफ़र की जो बात की गई है वो आपका 25 में की गई है। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन 35 की। वेस्टेड इंटरेस्ट की जो बात करता है वो आपका 19 करता है, जो बी में आपका सेकंड हो जाएगा। और जो रूल अगेंस्ट परपेचुटी है वो 14 है। रूल अगेंस्ट परपेचुटी 14 है कि प्रॉपर्टी को आप परपेचुएट नहीं करते, परपेचुएट नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र होती रहनी चाहिए, है ना। तो ऐसे नहीं कि आप प्रॉपर्टी को आप एक ही मतलब उसमें चला दो, मतलब ऐसे नहीं होगा। तो हिंदी में इसको शाश्वतता बोलते हैं। जो शाश्वतता के जो अगेंस्ट जो रूल है वो आपका 14 सेक्शन 14 डील करता है। इलेक्शन डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की उसमें जो आपका जो ऑनर होता है वो चूज करता है कि उसको एक्सेप्ट करना है या फिर उसको डिक्लाइन करना है। जो ट्रांसफ़र उसको ऑफर देता है डीड का, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको ट्रांसफ़र कर देता है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को, नहीं करता है तो वो ट्रांसफ़र बैक कर देता है उसका जो पैसा है वापस। तो ये है आपका। इसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि ए ट्रांसफर ऑफ योर राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। ए ट्रांसफर टू ए राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी मेड फॉर सर्टन टाइम्स, जो सर्टन टाइम्स के लिए बनाई गई है, एक निश्चित समय के लिए बनाई गई है। आगे कह रहा है एक्सप्रेस और इम्प्लीट है और इन परपेचुटी में भी हो सकती है। इन कंसिडरेशन ऑफ ए प्राइस पेड, इन कंसिडरेशन भी दिया गया है, या तो प्राइस पेड की गई है या प्रोमिस की गई है, या ऑफ मनी, ए शेयर ऑफ क्रॉप सर्विस और एनी अदर थिंग ऑफ ए वैल्यू टू बी रेंडर्ड पीरियडिकली, या तो पीरियडिकली रेंडर की गई है या फिर स्पेसिफाइड ओकेजन्स के ऊपर वो रेंडर की जानी है। टू द ट्रांसफरर बाय द ट्रांसफरी इज नोन एज। समझ में आया कुछ? दोबारा देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ए ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर किया जाता है राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी के जो एंजॉय करने का राइट है उसको ट्रांसफर कर रहा है। कैसे कर रहा है? मेड फॉर ए सर्टन टाइम, एक सर्टन टाइम के लिए, एक्सप्रेस रूप से या इम्प्लीड रूप से, या इन परपेचुटी में ट्रांसफर कर सकता है। इन कंसिडरेशन में कर रहा है वो प्राइस पेड, जो प्राइस पेड की जा रही है या प्रोमिस की जा रही है। ऑफ मनी हो गया, या तो प्राइस पेड की गई थी या तो प्राइस आपकी है ना वो पेड की गई है या फिर प्रोमिस की गई है। ऑफ मनी या फिर मनी हो गया आपका शेयर, या कोई जो क्रॉप है उसका कोई हिस्सा देने के लिए प्रोमिस किया गया है, या फिर सर्विस हो गई, या कोई भी एनी अदर थिंग ऑफ ए वैल्यू टू बी रेंडर्ड, जो रेंडर की जानी है, या तो आपको पीरियडिकली रूप से या आपको स्पेसिफाइड ओकेजन्स के ऊपर टू द ट्रांसफरर को बाय द ट्रांसफरी के द्वारा। वो क्या कहलाता है? तो वो आपका जो इसमें जो कहलाएगा वो आपका लीज कहलाता है। लीज की डेफिनेशन है लीज, TPA का क्वेश्चन है भाई। क्या करा कि अंतरिक ट्रांसफर द्वारा अंतरक ट्रांसफर को एक संपत्ति के उपयोग का एक अधिकार का अनिश्चित समय के लिए व्यक्त या निहित या शाश्वतता में भुगतान की गई कीमत या वादे या धन, फसलों, सेवाओं, कीमत की किसी अन्य चीज के हेतु आवधिक रूप से या विशिष्ट अवसरों पर अंतरित किया गया है। आवधिक रूप से या विशिष्ट अवसरों पर अंतरित किया गया है, इसे किस रूप में जाना जाता है? लीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच करवा रहा है लिस्ट भाई, वो है तो मैच करवा रहा है लिस्ट आपके 39 क्वेश्चन में। तो रेफरेंस, टेम्परेरी इंजेक्शन, अरेस्ट बिफोर जजमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसका देखो रेफरेंस की जो बात की गई है आपकी है ना, तो रेफरेंस की जो बात की गई है वो आपका हो जाएगा ऑर्डर।
इसके बाद में टेम्परेरी इंजेक्शन की बात की गई है, वो आपकी की गई है इसमें, ऑर्डर आपका हो जाएगा 39, ऑर्डर 39 हो जाएगा। अरेस्ट बिफोर जजमेंट की बात की गई है, वो आपकी की गई है इसमें, ये रहा 38 हो गया आपका। और रिटर्न स्टेटमेंट की जो बात की गई वो आपकी 8 में। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट की बात की है सेकंड में, सेकंड ये रहा, यही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी आपका, 39 में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो है आपको असर्शन दिया गया है एक, और दूसरा आपका क्या है, रीजन आर। असर्शन ये क्या कर रहा है कि कोर्ट आर, जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम ट्राइंग ए सूट इफ इट पर्टेन्स टू ए मैटर दैट हैज ऑलरेडी बीन डील्ड विद इन प्रीवियस सूट बिटवीन द सेम पार्टीज अंडर द सेम टाइटल एंड हैज बीन फाइनली डिसाइडेड। दोबारा पढ़ लो इसको एक बार। कह रहा है कि कोर्ट्स है ना वो बाउंड हैं, कोर्ट्स आर बार्ड, कोर्ट्स को बार्ड किया गया है फ्रॉम ट्राइंग ए सूट, एक सूट को ट्राई करने के लिए, अगर इफ इट पर्टेन्स टू ए मैटर, अगर पर्टेन करता है मैटर दैट कि वो ऑलरेडी हैज बीन डील्ड, ऑलरेडी दैट हैज ऑलरेडी बीन डील्ड, दैट वो ऑलरेडी डील्ड किया जा चुका है विद इन प्रीवियस सूट, पिछले सूट में, बिटवीन द सेम पार्टीज अंडर द सेम टाइटल, सेम पार्टीज के बीच में और सेम टाइटल के अंडर, एंड हैज़ बीन फाइनली डिसाइडेड, और उसको फाइनली डिसाइडेड किया जा चुका है। तो कोर्ट्स को बार कर दिया गया है कि आप उस मैटर को दोबारा डील नहीं करोगे। भाई जिस, देखो पार्टी सेम है, टाइटल सेम है, अंडर द सेम टाइटल बिटवीन द सेम पार्टीज, और उसको हैज़ बीन फाइनली, उसको फाइनल रूप से डिसाइड भी कर दिया गया है प्रीवियस सूट में, हैज़ ऑलरेडी बीन डील्ड, उसको ऑलरेडी बीन, उसको पहले से उसको डील्ड कर चुके हैं। अगर ये इफ इट पर्टेन्स टू ए मैटर, अगर किसी मैटर के रूप में वो पर्टेन करता है, तो कोर्ट को बार्ड कर दिया गया है फ्रॉम ट्राइंग ए सूट, उस सूट को दोबारा ट्राई करने के लिए। रीजन आर क्या कह रहा है कि दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा है, एंड इज डील्ड विद इन सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो सेक्शन 11 जो सीपीसी का जो सेक्शन 11 है उसमें डील किया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 40 का जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा, देखो हाँ, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, आंसर ए ही हो जाएगा आपका, कि दोनों सही हैं, और जो आपका रीजन है वो आपके जो असर्शन है उसकी बिल्कुल सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। तो आंसर हो जाएगा ए, और सीपीएससी से पूछा गया सवाल है। अब आप पेपर में ये, जब मैं पेपर सोल्व कर रहा हूँ तो आप ये एनालिसिस कर रहे होगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको हर सब्जेक्ट को टच करके जाना है, बिना आपको टच किए आप हर पेपर को हर सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आपके फिर 2-3 क्वेश्चनों का खेल है ये मेरिट का, तो बस वही हो जाएगा फिर। अब आगे चलते हैं, 41 क्वेश्चन आपका देखते हैं। 41 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन इन विच, जिसमें द कोर्ट कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज ऑफ ए सूट इज नोन एज। देखो, एक न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन, एक एडजुडिकेशन की जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है जिसमें कि जो कोर्ट है ना वो कॉन्क्लूसिव रूप से डिटरमाइन करता है, जिसमें अदालत एक वाद के पक्षकारों को निर्णायक रूप से, कॉन्क्लूसिव को हिंदी में बोलते हैं निर्णायक, तो निर्णायक रूप से कोर्ट क्या करती है, कॉन्क्लूसिव डिटरमाइन करती है द राइट्स ऑफ द पार्टीज ऑफ ए सूट, मतलब एक वाद के पक्षकारों का, सूट वाद के पक्षकारों का, यानी कि पार्टीज, मतलब सूट के जो पार्टीज हैं उसके राइट्स को डिटरमाइन करती है, वो इज नोन एज, वो कहलाता है जजमेंट, समन, डिक्री, ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्री आपका, सी आपका आंसर हो जाएगा कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन इन विच द कोर्ट कॉन्क्लूसिवली, यानी निर्णायक रूप से वो क्या करता है, डिटरमाइन करती है द राइट्स ऑफ द पार्टीज ऑफ ए सूट की जो पार्टीज है उसके राइट्स का डिटरमाइन करती है कॉन्क्लूसिव रूप से, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका डिक्री कहलाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी आपका। अब हम चलते हैं 42 की तरफ। 42 क्या कह रहा है, 42 कह रहा है कि एक केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ से पनिश कर रहा है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशमेंट कर रहा है, और इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। अगर मान लो कि इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर ए टर्म एक्सीडिंग कर रही है 2 ईयर से, तो वो क्या कहलाता है भाई, मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराध से संबंधित मामला क्या कहलाता है, समन केस कहलाएगा, नॉन कॉग्निजेबल केस कहलाएगा,
कोग्निजेबल केस कहलाएगा या वारंट कहलाएगा आपका 42, आपका वारंट कहलाएगा, तो वारंट केस कहलाता है आपका। वारंट के जब आप समन और वारंट में डिफरेंस पढ़े होगे सीआरपीसी में, तो वहाँ आपको पता चला होगा कि समन क्या होता है और वारंट क्या होता है। अगर आपकी डेथ से संबंधित मामला है या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर कर रहा है, तो वो आपका वारंट, उसमें वारंट जारी किया जाता है। और बाकी अगर 2 साल से नीचे का जो मामला होता है उसमें समन जारी किया जाता है। और बाकी नहीं, इसमें उसमें समन जारी किया जाता है, लेकिन इन जो वारंट के केस में है उसमें आपका समन और वारंट दोनों भी जारी किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो सीआरपीसी में इसको ढंग से दे रखा है, अगर आपने पढ़ा हो तो। नहीं पढ़ा तो अभी तो आपके पास टाइम है, आप देख लेना इस बार जाके। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड वो है, 2 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। देखते हैं। अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन तो ये भी आपका सीआरपीसी का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो इसमें देखो सी अरेस्ट है ना, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, ये किया जाता है सेक्शन आपका 44 में डील करता है आपका। इसके बाद अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, ये आपका डील करता है 43 में। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन हम देखते हैं यार, इसमें देखो ये होगा ना डी फर्स्ट, सी सेकंड, बी आपका 4 हो जाएगा, अरेस्ट विदाउट वारंट 41 में हो जाएगा, और A3, ए में थर्ड, मतलब सेक्शन 46 कह रहा है अरेस्ट हाउ मेड, कि अरेस्ट कैसे किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ए आपका। सीआरपीसी का क्वेश्चन है, देख के जाना भाई। 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से टच कर रखा है जो इसका सिलेबस। आगे देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, इनमें से इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि एस्टैब्लिश्ड किया गया है फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉज। इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉज, लॉ के कॉन्फ्लिक्ट के साथ में चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए जो एस्टैब्लिश्ड किया गया था वो इंस्टीट्यूशन नहीं है। इनमें से कौन कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के कल्याण के लिए स्थापित संस्था नहीं है। कानून का अगर उल्लंघन कर रहे हो आप, करने वाले बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के अगर मान लो बच्चे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए स्थापित संस्था नहीं है, कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉज। तो इसका देखो, चिल्ड्रंस होम, पैलेस ऑफ सेफ्टी, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम्स, तो ये आपका 44 है, इसका चिल्ड्रंस होम्स हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए आपका। अब आगे आंसर हो जाएगा ए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे चल ओके। अब हम 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वेयर सबऑर्डिनेट कोर्ट सेंड्स ए सूट टू हाई कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन। ओपिनियन के लिए जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो सूट को सेंड करती है हाई कोर्ट को, वो क्या कहलाता है? इट इज़ नोन एज, क्या कहलाता है वो? रिवीजन, रेफरेंस, रिव्यू, अपील। तो आपका क्या कहलाएगा वो आपका कहलाएगा रेफरेंस, ठीक है। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो अधीनस्थ न्यायालय है, वो उच्च न्यायालय को उसकी राय के लिए ओपिनियन के लिए एक बात भेजता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका संदर्भ। आंसर हो जाएगा आपका बी इसमें। क्वेश्चन नंबर 45 में आंसर हो जाएगा बी। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज वो है असर्शन है आपका और रीजन है, आपको पढ़ना है, आंसर देना है इसमें। असर्शन ए क्या कर रहा है? ए हैंड्स ओवर ए रेलवे रिसिप्ट, ए हैंड्स ओवर करता है ए रेलवे रिसिप्ट कंसर्निंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो कंसर्न करता है जो डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड एक क्या है आपकी रेलवे रिसिप्ट है, वो हैंड ओवर करता है बी को। किसको करता है? बी। ए है वो बी को क्या करता है? एक रेलवे रिसिप्ट हैंड ओवर करता है, वो जो कंसर्न करती है डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड है वो। ए इज सैड, ए को क्या कहा जाए? ए को कहा ए इज सैड टू हैव डिलीवर्ड पोजेसन। ए को कहा जाएगा कि उसने क्या कर दिया? हैव डिलीवर्ड पोजेसन, उसने जो पोजेसन है वो डिलीवर्ड कर दिया है। फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उसके पर्पज के लिए उसने डिलीवरी जो पोजेसन है वो डिलीवर्ड कर दिया है। जैसे उसने रेलवे रिसिप्ट ए ने बी को दी जो कि कंसर्न कर रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड, तो ए को माना जाएगा कि उसने पोजेसन डिलीवर्ड कर दिया है फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के पर्पज के लिए उसने वो पोजेसन उसने दे दिया। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट सेकंड में आपका आता है जो बेलमेंट आपका आता है, बेलमेंट हो गया आपका,
ठीक है, बेलमेंट से रिलेटेड है ये। तो इसके बाद में क्या कह रहा है, सेक्शन 149 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइज बोथ एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, या तो एक्चुअल रूप से या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी आपकी जो रिकॉग्नाइज करता है वो सेक्शन 49। तो ये दोनों आपका स्टेटमेंट सही है और ये भी इसके सही इसके रूप से व्याख्या करता है ये। तो बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, और जो रीजन है आपका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका ए की। तो इसका जो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा आपको। हिंदी में पढ़ लो भाई कोई स्टूडेंट। इसमें क्या करें, ए माल की डिलीवरी से संबंधित रेलवे रसीद बी को सौंपता है। ए को कहा जाएगा कि उपनिधान के अनुबंध के प्रयोजन के लिए अधिकार दिया गया है। अनुबंध अधिनियम की धारा 149 वास्तविक और रचनात्मक वितरण दोनों को मान्यता देती है। तो दोनों सही हैं और आर है वो ए की सही व्याख्या है। आगे चलिए भाई, 47 क्या करा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, जिसमें एक एसेशन ए है और दूसरा आपका रीजन आर है। अब इसमें क्या करा है, इसमें कह रहा है कि प्रताप है, असर्शन ए क्या कह रहा है कि प्रताप है एक ट्रेड यूनियन लीडर है, वो अरेस्टेड किया जाता है फॉर कॉन्स्पायरिंग एंड डैमेजिंग द कार ऑफ द ओनर ऑफ द फैक्ट्री ही वर्क्स इन, जिसमें वो कार्य करता है। द हाई कोर्ट हेल्ड द अरेस्ट टू बी जस्टिफाइड। तो हाई कोर्ट ने जो अरेस्ट है उसको जस्टिफाइड किया है। लेबर लॉ से सवाल, ट्रेड यूनियन वहाँ से सवाल आए, ठीक है। प्रताप है वो क्या है, एक ट्रेड यूनियन का लीडर है, उसको अरेस्ट किया जाता है फॉर कॉन्स्पिरेंसी के लिए और डैमेजिंग द कार ऑफ द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, और फैक्ट्री का जो ओनर है उसकी कार को डैमेज करने के लिए। ही वर्क्स इन, जिसमें वो कार्य करता है। द हाई कोर्ट हेल्ड द अरेस्ट टू बी जस्टिफाइड, जो हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो अरेस्ट है वो जस्टिफाइड आया है आपकी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। रीजन सेक्शन 17 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट डज नॉट ग्रांट इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी ग्रांट नहीं करता है टू ऑल एक्ट्स ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियन के ऑफिस बियरर हैं उनके सभी एक्ट्स को इम्यूनिटी ग्रांट नहीं करता है। ये नहीं कि ट्रेड यूनियन के जो भी ऑफिसर हैं वो कुछ भी कर देंगे कि आप उससे जो फैक्ट्री के जो ओनर है उसकी कार जला दी, उसके मकान जला, उसके घर, ये इस तरीके की इम्यूनिटी वो प्रोवाइड नहीं करता है भाई। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। और जो 47 हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देखो ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, आंसर हो जाएगा ए आपका। 47 में आंसर हो जाएगा आपका ए। अरे यार रुको, ओके। अब हम चलते हैं 48 की तरफ। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। एन एस्टेब्लिशमेंट में पे डिफरेंट रेट्स फॉर सिमिलर वर्क्स फॉर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय। कोई एस्टेब्लिशमेंट है वो पे कर सकता है डिफरेंट रेट्स, अलग अलग रेट फॉर सिमिलर, एक सेम काम के लिए, फॉर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय के लिए, मतलब मेल और फीमेल एम्प्लॉयों को सेम काम के लिए वो क्या कर सकता है, पे कर सकता है सिमिलर वर्क के लिए डिफरेंट रेट्स। गलत हो गया भाई। लॉ डज नॉट, जो लॉ है वो डज नॉट प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट टू डिसाइड ऑन वेजेज एंड रेम्यूनरेशन फॉर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय एज लॉन्ग एज द मिनिमम वेजेज आर पेड। जो लॉ है वो डज नॉट प्रोहिबिट नहीं करता है, ना ही रेस्ट्रिक्ट करता है द राइट ऑफ एन एक एस्टेब्लिशमेंट के राइट को कि वो डिसाइड करे कि ऑन वेजेज एंड रेम्यूनरेशन, जो वेज है और रेम्यूनरेशन है मेल और फीमेल के लिए, मेल और फीमेल एम्प्लॉय के लिए एज लॉन्ग एज मिनिमम वेजेज आर पेड। अगर उनको मिनिमम वेजेज अगर पेड कर दी जाती है उसके बाद में उसके पास राइट है कि राइट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो डिसाइड कर सकता है वेजेज एंड रेम्यूनरेशन फॉर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय, कि वो मेल को कितना देना है, फीमेल को कितना देना। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं भाई साहब। तो आंसर इसमें देखिए आप कौन सा होगा इसमें। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, दोनों गलत हैं, तो बी हो जाएगा आंसर आपका। 48 में आंसर हो जाएगा आपका बी। अब इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू पूछ रहा भाई विद रेस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप्स टू द थर्ड पार्टी एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। IPS से सवाल आया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो विद रेस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप टू द थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी के साथ आपका रिलेशनशिप होता है उसके साथ एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार। पढ़ते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरल। जो लाइबिलिटी है पार्टनर की वो जॉइंट रूप से भी है और पृथक रूप से भी है, ये भी सही है। पार्टनर जो होता है वो आपका एक एजेंट होता है ऑफ द फिल्म का एक एजेंट होता है, ये भी सही है।
इसके अलावा सी क्या कर रहा है कि देखो लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड, जो पार्टनर की जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड है, कहाँ तक लिमिटेड है, टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम, उस अमाउंट तक जहाँ तक उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उनके द्वारा। मतलब जो भी पार्टनर है उसकी लाइबिलिटीज वहीं तक लिमिटेड है जितने की उसने अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसमें कंपनी में। ये आपका गलत हो जाएगा। फर्म इज, आपका जो फर्म है वो लायबल होगी फॉर द टोर्टियस एक्ट कमिटेड बाय ए पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। जो फर्म है अब वो आपकी लायबल होगी फॉर जो आपका टोर्टियस एक्ट है जो कमिट किया गया है एक पार्टनर के द्वारा इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर आप बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए एक ऑर्डिनरी कोर्स में अगर किसी पार्टनर के द्वारा एक जो टोर्टियस एक्ट है वो अगर आपका कमिट किया जाता है तो फिर्म लायबल होगी, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये सी है वो सही नहीं है, क्योंकि जो एक लायबिलिटी ऑफ पार्टनर है वो लिमिटेड नहीं है, क्या जितनी उसने अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया उतना ही वो लायबल नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं होता, फिर आप पार्टनरशिप में आपका ऐसा नहीं होता। आंसर हो जाएगा आपका सी इसमें, है ना। अब हम आगे चलते हैं भाई 50 क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर कन्वेंशन ऑफ ILO हैज इंडिया नोट रेटिफाइड। नीचे कुछ कन्वेंशन का नाम दिया गया, उनमें ILO की कन्वेंशन है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिसमें इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किया है। तो 4 कन्वेंशन है। इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951, अबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1957, मिनिमम एज कन्वेंशन 1973 और राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949। तो ये डी आंसर हो जाएगा अब इसमें 50 में क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 50 में हो जाएगा डी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोर कन्वेंशन ऑफ ILO हैज इंडिया नोट रेटिफाइड, इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किया, तो इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किया है। आपका जो इसमें जो आंसर होगा वो ये होगा कि राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949 को, इसको इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किया। आगे चलते हैं, लेबर लॉ से सवाल है भाई, लेबर लॉ से सवाल है। देखिए हर एक सब्जेक्ट को टच कर रहा है, हर एक सब्जेक्ट को टच कर रहा है। तो आप ये मत कहिएगा कि CUT में क्या पूछा जाएगा। देखिए भाई आपको हर एक सब्जेक्ट को टच करके जाना है। 32 सब्जेक्ट है आपकी पेपर में। आगे देखते हैं और देख रहे हैं थोड़ा कोऑपरेट करना यार, थोड़ी सी जुकाम लग रही है। आगे देखते हैं 51 क्या कह रहा है। 51 कह रहा है कि वो इस 2 स्टेटमेंट दिए गए, मैंने कहा ना कि असर्शन और रीजन से रिलेटेड इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका टाइम ज़्यादा खर्च होता है, पढ़ते हैं तो रीडिंग करते हैं तब। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो ये है असर्शन क्या कह रहा है आपका कि एन एम्प्लॉई मीटिंग, एक एम्प्लॉय की मीटिंग है विद एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में मीट करता है ऑन हिज वे, उस रास्ते में, ऑन हिज वे टू वर्क, कि काम के लिए जब रास्ते में जा रहा था तो वो एक एक्सीडेंट के साथ मीट करता है। इज सैड, उसको कहा जाएगा कि टू हैव मेट, कि वो मेट किया है विद द एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कि उसको कहा जाएगा कि वो जो एक्सीडेंट के साथ मेट किया है इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। कर्मचारी के काम पर जाने के दौरान अगर रास्ते में दुर्घटना का शिकार होने के बारे में कहा जाता है कि उसे नौकरी के दौरान दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। अगर कोई, मान लो इसको ऐसे समझो, कोई एम्प्लॉई है, वो क्या कर रहा है, काम पर जा रहा है ना, कह रहा है कि ऑन हिज वे टू वर्क, काम पे जा रहा है। अब काम पे जा रहा है, बीच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, तो उसको ये माना जाएगा कि उसका जो एक्सीडेंट हुआ है वो इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हुआ है, कि उसको ये माना जाएगा कि उसे नौकरी के दौरान दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। नौकरी के दौरान दुर्घटना का मतलब इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट उसको माना जाएगा। ये बात होगी। रीजन क्या कर रहा है, रीजन आपका आर कह रहा है कि दिस इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर प्रीमिसेज, और ये जो डॉक्ट्राइन है इसको जाना जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर प्रीमिसेज, जो एम्प्लॉयर के प्रीमिसेस के जो एक्सटेंशन की जो नोशनल डॉक्ट्राइन है उसके रूप में जाना जाता है। हिंदी में देखो, आपको हिंदी में क्या कर रहा है, हाँ हिंदी में कह रहा है कि नियोक्ता के परिसर के नोशनल विस्तार के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, नियोक्ता के परिसर के नोशनल सिद्धांत। तो ये बिल्कुल सही बात है, और रीजन आपको रीजन है बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर कोई एम्प्लॉई किसी एक्सीडेंट को मीट करता है ऑन हिज वे टू वर्क, इज सेड टू हैव मेड द विद द एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, उसको माना जाएगा कि वो जो आपका जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके दौरान ही उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो यही हो गया आंसर। आप इसमें ढूंढ लीजिए कौन सा होगा आंसर आपका। इसमें हो जाएगा भाई ए हो जाएगा,
बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आगे चलिए 52 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, सही नहीं है, नोट पे ध्यान दीजिए। ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है यार। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इक्वलिटी बिफोर लॉ। 21 of the constitution deals with the right to education. 17 of the constitution deals with the abolition of untouchability. Article 21 of the constitution deals with the living wage etc for workers. अरे भाई आर्टिकल 21 बात करता है लाइफ और लिबर्टी की भी, लाइफ और लिबर्टी की बात करता है, इसके साथ लिविंग वेजेस के साथ डील नहीं करता है ये। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा 52 में डी हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा डी आपका। संविधान का अनुच्छेद 21 श्रमिकों के निर्वाह मजदूरी से संबंधित है, ये गलत है। अब 53 देखते हैं। 53 का विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉल अंडर एडीआर। एडीआर के अंतर्गत कौन सा मेथड वो फॉल करता है? तो एडीआर, ये एडीआर से सवाल हो गया आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखो एडीआर में आपका आर्बिट्रेशन भी आता है, कंसिलिएशन भी आता है, मीडिएशन भी आता है, नेगोशिएशन भी आता है। आंसर हो जाएगा सी। लेजिस्लेशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, लेजिस्लेशन नहीं आता भाई, और लेजिस्लेशन गलत हो गया, लेजिस्लेशन गलत हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मध्यस्थता, सुलह, बीच बचाव, बातचीत, इन सबको बोला जाता है एडीआर, सब एडीआर के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 54। 54 क्वेश्चन क्या कर रहा है? हिंदू सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड बात कर रहा है। हिंदू सक्सेशन एक्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्लास सेकंड हेयर ऑफ ए हिंदू मेल डाइंग इंटेस्टेट। अगर कोई हिंदू मेल है वो इंटेस्टेट के रूप में डाई, उसकी जो ऐसे कहें कि यार जो मर रहा है ना, वो जो या मर रहा है वो बिना वसीयत के मर रहा है। अगर कोई हिंदू मेल है वो बिना वसीयत के अगर वो मरता है तो उसके जो क्लास सेकंड हेयर है वो हमें आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्लास फर्स्ट हेयर, क्लास सेकंड हेयर, एग्नेट, कोग्नेट, ये आपके सारे दिए हैं। तो क्लास सेकंड की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए, मदर, सन्स, सन्स डॉटर, सन्स विडो। सन्स विडो मतलब बेटे की बहू, और सन डॉटर मतलब बेटे, सन पोते की बेटी, पोते की बेटी। तो ये तीनों आपका हो गया क्लास 1 हेयर, और फादर को डाल रखा है सेकंड में। आंसर हो जाएगा ए आपका, आंसर हो जाएगा 54 में आपका ए। अब हम आगे चलते हैं भाई 55 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे 75 तक करने हैं हमको, और ये देखें स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड उसी तरह के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पूछे गए सीयूटी में। अनमैरिड हिंदू फीमेल है वो अडॉप्ट करती है, हिंदू लॉ से सवाल पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। अनमैरिड हिंदू फीमेल है वो अडॉप्ट कर सकती है अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हामा 1956 के अंतर्गत एक जो अनमैरिड है, बिना शादी की हुई जो एक हिंदू फीमेल है वो अडॉप्ट कर सकती है। तो बिल्कुल भाई अडॉप्ट तो कर सकती है, ये तो हमने पढ़ा था। स्टेटमेंट सेकंड क्या करा? इफ ए हिंदू फीमेल अडॉप्ट ए मेल चाइल्ड। अगर हिंदू फीमेल मेल चाइल्ड अडॉप्ट करती है, मेल चाइल्ड, ये ध्यान रखना, मेल चाइल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अंडर द हामा 1956 के अंतर्गत अगर वो मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करती है तो ही शुड बी द सीनियर टू द चाइल्ड बाई एटलीस्ट 21 ईयर। उनका जो बच्चा है ना, जो अडॉप्टी चाइल्ड हो गया और जो अडॉप्टर हो गया आपका, जो अडॉप्शन ले रही है महिला, उनके बीच में 21 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों के बीच में। अगर फीमेल अडॉप्ट कर रही है मेल को तो दोनों के बीच में 21 ईयर का, अगर मेल कर रहा है किसी लड़की को तो 21 ईयर का। इस तरीके से स्टेटमेंट देखिए आप, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही है भाई। तो ये जो आपका जो 55 कह रहा है वो ए हो जाएगा आंसर आपका, इसमें आंसर हो जाएगा ए। दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है 55 में। 56 क्या कह रहा है आपका? 56 कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हैज नो प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ, उस कोई प्रोविजन नहीं रखता है फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर। गवर्नर से रिलेटेड ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके में कोई प्रोविजन नहीं रखता है वो, है ना, उसका रिमूवल को लेकर के। भारत के संविधान में किसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, राज्यपाल को। आंसर हो जाएगा डी आपका। तो 56 हो गया क्वेश्चन आपका।
अब देखो 56, अब चलते हैं 57 की तरफ। डायरेक्टिव इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फुलफिल्ड बाय द, जो डायरेक्टिव इन डीपीएसपी आर्टिकल 40 की बात कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फुलफिल्ड बाय द, तो आर्टिकल 40 से वो किस चीज़ की बात कर रहा है, वो उसको फुलफिल्ड किया गया था। भारत के संविधान के अनुसार 40 में निर्देश किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो ये देखो, ए नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स एक्ट 1992, पंचायती एंड नगरपालिका एक्ट 1992, विड्रॉवल ऑफ प्रिवी पर्सी एक्ट 1992, और डी कह रहा है नेशनलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1992। तो ये जो फुलफिल किया गया था भाई आर्टिकल 40, वो किया गया था पंचायती एंड नगरपालिका एक्ट 1992 के द्वारा। नोट कर लीजिए, इसमें 57 में आपका हो जाएगा आंसर में बी, ठीक है, बी हो जाएगा। नगर पालिका, वो पंचायती और नगर पालिका एक्ट आया था 1992, जिसके द्वारा इसको फुलफिल किया गया था, जो डीपीएसपी आर्टिकल 40 जो बात करता है उसको, उससे रिगार्डिंग, है ना। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 क्या कह रहा है, 58 कह रहा है आर्टिकल 19(4) अलाउ करता है द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ, भाई आर्टिकल 19(4) अलाउ करता है स्टेट को कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है ऑन द ग्राउंड, किन ग्राउंड के ऊपर। तो अगर आपने आर्टिकल 19 जो पढ़ा होगा तो उसमें कुछ आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं आपकी जो फ्रीडम्स के ऊपर, वो हर एक आर्टिकल में मेंशन कर रखा। तो इसमें आर्टिकल 19(4) की बात कर रहा है, तो उसमें आपको कौन कौन से ग्राउंड दिए गए हैं। तो इसका जो आपको ग्राउंड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें देखो पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, सोवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो 58 में आपका आंसर हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, सोवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा आपका 58 में ए। सोवरेंटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया, लेकिन इसमें वो मिस है एक चीज़, मोरलिटी नहीं है, इसमें मोरलिटी नहीं दे रखे है, तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए, ठीक है। आगे चलिए, इसमें ये देखो, इनमें वर्ड, इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, इसमें वर्ड की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हर एक आर्टिकल में मेंशन कर रखा है, जैसे 19(4) हो गया, 19(3), तो उसमें पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, सोवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसमें देखो मोरलिटी दे रखा है लेकिन इसमें मोरलिटी नहीं दे रखा, इस वजह से इस आंसर ये आंसर नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये तो नहीं है यार। सोवरेंटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन नेशन, तो ये भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स पे इस पर आपको गौर करना होगा इसमें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में 19 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया आर्टिकल 19 से रिलेटेड उसमें। बाकी तो मैं क्वेश्चन की जैसे, हाँ मैं एक बात और बताना चाह रहा था यहाँ पे, जो मैंने इस ना चैनल पे ना एक जुडिशरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। मतलब जितने भी आपके जुडिशरी से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उस सारों को डील कर रहा हूँ। तो 2-3 मैंने वीडियो डाली भी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी मैं धीरे धीरे जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उनसे रिलेटेड उसमें वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अब चलते हैं आपका 59 से रिलेटेड। 59 क्या कह रहा है आपका ए, 59 ए कह रहा है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है उसको एस्टैब्लिश किया गया था, किसके अंतर्गत किया गया था इसमें। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये तो आपको सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको देखो 338 पी, इसके अंतर्गत आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है वो एस्टैब्लिश किया गया था 338 बी के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए, आपका आंसर हो जाएगा ए आपका, ठीक है। 59 में आंसर हो जाएगा ए आपका। अब आगे चलते हैं 59, which of these is not an ingredient for invoking necessity as a ground for preclusion of wrongfulness of an act। इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंग्रेडिएंट, एक इंग्रेडिएंट नहीं है फॉर इन्वोकिंग नेसेसिटी एज ए ग्राउंड फॉर प्रिक्लूजन ऑफ रॉन्गफुलनेस ऑफ एन एक्ट, कि एज इन्वोकिंग नेसेसिटी के रूप में एक ग्राउंड नहीं है, मतलब इंग्रेडिएंट नहीं है आपका इन्वोकिंग नेसेसिटी एज ए ग्राउंड, एक ग्राउंड के रूप में फॉर प्रिक्लूजन ऑफ रॉन्गफुलनेस ऑफ एन एक्ट। इनमें से कौन सा एक कार्य के गलत होने की रोकथाम के लिए एक आधार के रूप में आवश्यकता को लागू करने के लिए एक घटक नहीं है, उसका आपका एक इंग्रेडिएंट नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है आपका, बताइए आप। इसमें देखो ऑप्शन है आपका एसेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट,
ग्रेव एंड इमिनेंट पेरिल, ब्रीच ऑफ पर एम्पिटरी नॉर्म बाय द अदर इंटरनेशनल एक्टर, ओनली मीन्स ऑफ सेफ गार्डिंग द सेड इंटरेस्ट। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ब्रीच ऑफ द पर एम्पिटरी नॉर्म बाय द अदर इंटरनेशनल एक्टर। आंसर हो जाएगा आपका सी। 60 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 60 में आपका आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंग्रेडिएंट फॉर इन्वोकिंग नेसेसिटी एज ए ग्राउंड फॉर प्रिक्लूजन ऑफ रॉन्गफुलनेस ऑफ एन एक्ट। इनमें से कौन सा एक कार्य के गलत होने की रोकथाम के लिए एक आधार के रूप में आवश्यकता को लागू करने के लिए एक घटक नहीं है? इनमें से कौन सा एक कार्य के गलत होने की रोकथाम के लिए, ठीक है, कार्य के गलत होने की रोकथाम के लिए एक आधार के रूप में आवश्यकता को लागू करने के लिए मतलब फॉर इन्वोकिंग नेसेसिटी एज ए ग्राउंड फॉर प्रिक्लूजन ऑफ द रॉन्गफुलनेस ऑफ एन एक्ट। तो ये आपका हो जाएगा ब्रीच ऑफ पर एम्पिटरी नॉर्म बाय द अदर इंटरनेशनल एक्टर। ये मैंने ना आपका गूगल पे भी सर्च किया था। नहीं, सी आंसर हो जाएगा इसमें, और आपके आंसर की में भी इसमें सी दे रखा है। तो ये है। अब आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 61 आपका क्या कर रहा है? 15 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू डाइंग डिक्लेरेशन। तो इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है? ट्रू विद द रेस्पेक्ट टू डाइंग डिक्लेरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू डाइंग डिक्लेरेशन। इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है विद रेस्पेक्ट टू डाइंग डिक्लेरेशन? डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड इसमें सही नहीं है आपका। तो हम ये देखते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका। इट इज़ बेस्ड ऑन द मैगजिम। ये मैगजिम के बेस्ड है, इसमें मैगजिम दी गई इसमें। नीमो मोरिटूरस प्रोसुमिट्रूमेंटरी, ये आपकी मैगजिम है। इट मस्ट पर्टेन टू द कोज और सर्कमस्टांसेज पर्टेनिंग टू हिज डेथ, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय ए जुडिशियल डिग्री, इट मस्ट बी मेड वॉलंटरी। ठीक है, तो इसमें से आपको गलत आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू डाइंग डिक्लेरेशन। जो आपका मृत्युकालिक घोषणा है उसके संबंध में सही नहीं है। तो ये जो आपकी मैगजिम है ये भी सही है आपकी, और ये पर्टेन करता है टू द कोच और सर्कमस्टांसेज पर्टेनिंग टू हिज डेथ, जो यह उनकी मृत्यु के कारण या परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए। ये भी सही है कि डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो पर्टेन करता है टू कोज और सर्कमस्टांसेज पर्टेनिंग टू हिज डाइंग डिक्लेरेशन। इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और ये जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो किया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, कि यह एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। तो सी हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा कि ये मस्ट बी रिकॉर्डेड, मस्ट आ रहा है इसमें कि रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और इट मस्ट बी मेड वॉलंटरी, ये आपका सही है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें? सी, कि इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब आगे चलते हैं। डोली इन कैपेक्स इन केस ऑफ ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर। डोली इन कैपेक्स इन केस ऑफ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स, है ना। डोली इन कैपेक्स इन केस ऑफ चाइल्ड, एक चाइल्ड के केस में जो डोली इन कैपेक्स है बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स इज, तो 7 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में डोली इन कैपेक्स है। क्या है भाई? आईपीसी का सवाल है, ठीक है। तो आप इसका सेक्शन भी मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कौन से सेक्शन में ये इसको डोली इन कैपेक्स है। वो चाइल्ड से रिलेटेड वो बात करती है, कौन से सेक्शन है वो जो डोली इन कैपेक्स की बात करता है। तो प्रेजम्पशन जूरिस एट डी जोर, प्रेजम्पशन जूरिस परमिसिव प्रेजम्पशन और ह्यूमनिस वेल जुडिसिस। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए। जो आपका डोली इनकैपेक्स है ना, चाइल्ड 7 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में जो डोली इनकैपेक्स है वो क्या है? प्रेजम्पशन जूरिस एट डी जोरे। तो ये हो जाएगा ए, आपका आंसर हो जाएगा ए। 62 मैच लिस्ट 1 लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। तो आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड में। तो ये देखते हैं हम, इसमें आपका देखो बर्डन ऑफ प्रूफ